Welcome to all in the SGM online classes. So 7th class, it's our third chapter, Respiration in Animals and Plants, part 3. In this chapter, we have already discussed about the need of respiration, why we respire, ठीक है, and how do we respire. एनिमल्स के अंदर रेस्पायरेशन कैसी होती है, ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसी होती है, कौन से हम लोग ऑर्गन्स जो हैं वो ह्यूमन बींग की हमने बहुत डिटेल में रेस्पायरेशन को डिस्कस किया था कि कैसे उसमें रेस्पायरेशन होती है, कैसे ऑक्सीडेशन होती है फूड की, एंड हाउ दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाउ वी गेट द एनर्जी. And we have already discussed about the different type of respiration, aerobic and anaerobic है कि किस तरह से उसकी ब्रेक डाउन होती है अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, मतलब कि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है, एंड व्हेन ऑक्सीजन कंटेंट इज लो देन इट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एंड व्हाट आर द आउटकम ऑफ द एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, आपने पढ़ा था, ये सारा डिस्कस किया था कि कैसे अल्कोहल बनता है. एंड मसल्स के अंदर जब आप हेवी एक्सरसाइज करते हो, कोई वेट लिफ्टिंग करते हो या रनिंग करते हो, तो उस टाइम हमारे मसल्स के अंदर ऑटोमेटिकली एनारोबिकली रेस्पिरेशन स्विच ऑन हो जाती है. एंड रिजल्ट ऑफ दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन वो टेम्पररी है. लैक्टिक एसिड क्रिस्टल टाइप सब्सटेंस है दैट इज produced in the muscles. So due to that lactic acid, we have a cramps in our muscles. ठीक है, so all these things we have already discussed in detail. ठीक है, and if you miss it, again you can you have a link for YouTube channel and you can replay the videos, previous videos part 1 and part 2, and then you will got my point. Okay, so let's start the respiration in animals and plants. So after completing the respiration in humans, now we have discussed that ki how the respiration takes place in the other animals, small animals like insects में कैसे होती है, frog में कैसे होगी उसमें, या प्लांट्स के अंदर रेस्पायरेशन कैसे होती है, क्योंकि प्लांट्स क्या लिविंग बीइंग है, तो अगर एनिमल्स रेस्पायर करते हैं तो प्लांट्स डू ऑल्सो. ठीक है, तो ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि बाकी एनिमल, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो वी हैव अ पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन. ठीक है, पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, आपने पूरा डिस्कस किया कैसे लंग्स है, उसके अंदर कैसे नॉस्ट्रिल है, ट्रैकिया है, लंग्स है, एल्वुलाइज है, एंड हाउ दे डू द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मीन्स intake of oxygen and release the carbon dioxide. ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे कि ब्रीदिंग एनिमल्स के अंदर जो बाकी एनिमल्स हैं उनके साथ कैसे होती है. जैसे आपकी ये काऊ, गॉट्स, लाइन, स्नेक्स, ये जो एनिमल्स हैं इनमें इनके पास लंग्स होते हैं एंड दिस डू सेम टाइप ऑफ रेस्पिरेशन लाइक एज ह्यूमन बींग्स. ठीक है, बट अबाउट द अदर ऑर्गेनिजम्स में क्या है, कॉकरोच है. ठीक है, तो कॉकरोच में आपका क्या आ गया कि कॉकरोच के अंदर कैसे रेस्पायरेशन होती है. बहुत स्मॉल सा कॉकरोच होता है, साइज उसका स्मॉल होता है, तो उसकी बॉडी में उसके बॉडी के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं. कॉकरोच के अंदर लंग्स नहीं होते हैं, कॉकरोच की आउटर स्ट्रक्चर भी हार्ड होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड स्पाइरेकल्स. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉकरोच में ये वर्ड जो है स्पाइरेकल, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, ये स्पाइरेकल प्रेजेंट होता है. और ऑन द आइदर साइड ऑफ द बॉडी, उसकी बॉडी के दोनों साइड पे स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं. स्पाइरेकल एक्चुअल में क्या है, दीज आर द स्मॉल ओपनिंग दैट हेल्प देम द कॉकरोच टू एक्सचेंज द गैसेज. ठीक है, ये स्पाइरेकल्स में क्या है, इसमें कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स. कॉकरोच के अंदर क्या है, और जो बाकी कॉकरोच और चाहे दूसरे इंसेक्ट्स भी हैं, कोई भी अगर हम पूछें कि अगर नाम ना भी हो, अगर हम पूछें कि हाउ डू द इंसेक्ट रेस्पायर, तो आंसर सेम ही रहेगा. इट्स चाहे कॉकरोच है चाहे अदर इंसेक्ट्स हैं, दे रेस्पायर थ्रू द स्पाइरेकल्स. एंड व्हाट मीन बाय द स्पाइरेकल्स और द स्मॉल ओपनिंग. ठीक है, कॉकरोच और दूसरे इंसेक्ट्स है, उनके पास नेटवर्क है एयर ट्यूब्स का. जैसे हमारे लंग्स में एल्वुलाई था, वैसे ही कॉकरोच में क्या है, नेटवर्क है एयर ट्यूब्स का.
और जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया। हमारे लंग्स में भी ट्रैकिया था, ठीक है, तो इसके अंदर भी ट्रैकिया है, बट दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया इन केस ऑफ कॉकरोच, ठीक है। अब ऑक्सीजन रिच एयर एंटर इन द ट्रैकियल ट्यूब्स थ्रू द स्पाइरेकल्स एंड डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यूज। डिफ्यूज मतलब स्प्रेड करती है, वो जहां से वो अंदर आई वहां से बाकी सेल के अंदर, कॉकरोच की बॉडी के अंदर, छोटा सा कॉकरोच है उसकी पूरी बॉडी के अंदर वो एक्सचेंज होती है गैसेस के, हर टिश्यूज को, हर सेल को ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन जैसे अंदर गई वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड उन सेल से निकलेंगी और फिर ट्रैकियल ट्यूब में पहुंचेगी और वहां से ही स्पाइरिकल्स के थ्रू ही वो बाहर निकल जाएगी। तो मेन इसमें ओपनिंग है, जैसे हमारे नॉस्ट्रिल्स है ना, नॉस्ट्रिल के थ्रू है, वैसे ह्यूमन बीइंग्स में नॉस्ट्रिल है एंड इंसेक्ट में ये स्पाइरिकल्स हैं, स्मॉल ओपनिंग है ये बॉडी के साइड में, उससे सारा एयर अंदर जाती है, अंदर जाते ही उसके अंदर ट्रैकियास प्रेजेंट है। आई विल शो द डायग्राम इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो उसमें एयर ट्रैक, उस ट्रैकिया के होते हुए गैसेस अंदर पहुंची और वहां से वो क्या करती हैं, ट्रैकियल ट्यूब से स्पाइरिकल पूरी बॉडी के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड सेम वे से बाहर निकल जाती है। सो नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ द कॉकरोच। ये आगे इसकी जो स्मॉल ओपनिंग है, ये दोनों साइड में ये स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स हैं कॉकरोच की, ठीक है। तो वो ये दैट इज कॉल्ड स्पाइरेकल्स और इसके अंदर ये ट्रैकियल ट्रंक है। ये क्या है, ट्रैकियल ट्रंक है, ये ट्रैकिया है। इस तरह से ये अंदर जाती है और इसके अंदर ये सारा ये ऑक्सीजन जो है वो स्प्रेड होती है बॉडी के अंदर। ऐसा ही होता है उसका सेल उसके अंदर, ठीक है। और ये आपका ये इसका जो स्ट्रक्चर तो इसके एंटीनेज हैं बाहर के ये, ठीक है। तो ये इसका कॉकरोच का स्ट्रक्चर है। क्लियर हुआ आपको ये कि ट्रैकिया कैसा होता है। ह्यूमन बॉडी में आपने जो ट्रैकिया पढ़ा था उसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट फंक्शन सेम ही है इनका। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थवर्म की। तो नेक्स्ट जो है अर्थवर्म या लीचेस हैं, ये ब्रीथ कैसे करती हैं, स्किन के थ्रू। लेकिन स्किन के थ्रू इनकी फर्स्ट कंडीशन होती है कि ये स्किन के थ्रू तभी ब्रीथ कर पाएंगी जब इनकी स्किन जो होगी वो मॉइस्ट होगी, स्लाइमी होगी, ठीक है। आपने अर्थवर्म देखा होगा बरसात के टाइम पे, बहुत मोस्टली आपको अर्थवर्म्स दिख जाएंगे। तो उनकी बॉडी बहुत स्लिमी सी होती है, टच करने में हम लोगों को थोड़ा सा हेटेड होता है कि ये कैसे इसको टच करना है। तो उनकी जो बॉडी है वो बहुत मॉइस्ट रहती है। रीजन वही है मॉइस्ट का, तभी ये पानी वाले बरसात में मतलब रेनी सीजन में ये ज्यादा होती हैं, मॉइस्ट रहता है, क्योंकि उस टाइम पानी में ही ज्यादा सरवाइव करती है कि मॉइस्ट रहती हैं। फिश नहीं है कि पानी के अंदर, पानी के बाहर निकाल के मर जाएंगी, बट मॉइस्ट सरफेस में ज्यादा रहती हैं, स्लाइमी है ये, ठीक है। और इसमें इनकी जो बॉडी में न्यूमरस ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज है, ताकि जो ब्लड जितनी गैसेस ये एब्जॉर्ब करती हैं स्किन के थ्रू, ताकि उतनी जल्दी ब्लड कैपिलरीज ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ये रेस्पायर कर सकें। दिस टाइप ऑफ स्किन विद लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज इज हाईली वास्कुलर। वास्कुलर का मतलब होता है जहाँ ब्लड वेसल्स ज्यादा होते हैं। वास्कुलर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एयर एंड ब्लड इन द स्किन। सीधा एक्सचेंज है, कोई स्पेशल कोई ऑर्गन तो नहीं है इनके पास, स्किन के थ्रू ही करता है। स्किन से ऑक्सीजन अंदर गई, अंदर स्किन के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है, डायरेक्ट वहां पहुंची और पूरे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर पूरा डिफ्यूज हुई, ठीक है। और सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड वैसे बाहर निकल जाती है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन अंदर आती है वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाती है। फ्रॉग, नेक्स्ट आपका किसके बारे में बता रहे हैं, फ्रॉग के बारे में। अब फ्रॉग के पास क्या है, फ्रॉग के पास दो तरीके हैं रेस्पायर करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि फ्रॉग जो है वो लैंड पे भी सरवाइव करता है और वाटर के अंदर भी सरवाइव करता है। तो अब जब वो लैंड पे रहता है तो दे रेस्पायर थ्रू द लंग्स, लाइक एज ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉग हैज अ पेयर ऑफ लंग्स। क्लियर हुआ ये। और जब ये वाटर के अंदर है तो ये स्किन के थ्रू भी ब्रीथ करता है। इसके पास दो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, एक तो ये आपका लंग्स है इसके पास और दूसरा स्किन भी है, ठीक है। और इसकी भी स्किन क्या होगी फ्रॉग की, क्योंकि जब भी कोई भी इंसेक्ट है, कोई भी आपका स्मॉल एनिमल है, अगर वो स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है तो उसकी जो पहली कंडीशन है कि उसकी जो स्किन होगी वो ड्राई नहीं होगी, उसकी जो स्किन होगी वो बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही स्लिमी होगी, स्लिपरी होगी, ठीक है। ये है इसमें अर्थवर्म का कि आई ब्रीथ थ्रू माई स्किन एज लॉन्ग एज इट स्टे वेट। जब तक ये स्लाइमी, जब तक ये मॉइस्ट होगी उसके थ्रू ये स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं, ठीक है।
अर्थवॉर्म है ये इस तरह से इसमें ऑक्सीजन अंदर जाती है, एयर से सीधा ऑक्सीजन स्किन के अंदर गई और स्किन के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं और वहीं से ये उसको डायरेक्ट इसकी डिफ्यूज हुआ। इसी तरीके से स्किन से ही ब्लड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट निकल गई। कोई ऑर्गन नहीं है स्पेशल इसके लिए जो ऑक्सीजन को अंदर लेगा फिर स्किन तक पहुंचाएगा। ये डायरेक्टली ये एयर है जो एटमॉस्फेयर से आती है, डायरेक्टली स्किन के अंदर से गई और उसके कार्बन डाइऑक्साइड स्किन से बाहर निकली। सिंपल वे है इनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस का थ्रू द स्किन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिशेस की। तो फिश कहाँ रहती है? वाटर के अंदर, ठीक है। तो उनके पास उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है थ्रू विच दे रेस्पायर इन द वाटर आर गिल्स, ठीक है। ये आपको पता है सबको सबसे पहले कि जो फिशेस जो रेस्पायर करती हैं दैट इज थ्रू गिल्स। और ये इनके ये ऑक्सीजन ये जो लेती हैं ये एटमॉस्फेयर से नहीं लेती हैं, ये वाटर के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है। जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या आ गया? H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। आपको पता है, आप बड़े बच्चे बन गए हो ना अभी, आपको ये पता है कि H2O, ठीक है। तो ये जो आपका O आ गया वाटर के अंदर, ये जो O है ये क्या है? ऑक्सीजन। तो ये जो फिशेज हैं या अदर वाटर एनिमल्स हैं ये डिसॉल्व ऑक्सीजन को ही यूज करते हैं। यही ऑक्सीजन है जो वो वाटर के अंदर है, जो वाटर के साथ प्रेजेंट है, ये इस ऑक्सीजन को लेते हैं। ये एटमॉस्फेयर में O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन को नहीं लेते, ये वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्किन इसमें आ गया। गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन, ठीक है। स्किन के अंदर ये गिल्स हैं। दे हैव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज भी इसके अंदर भी बहुत सारी प्रेजेंट है। क्या करती है? पानी क्या करता है फिश का? माउथ के अंदर जाता है और यहाँ पे ये स्किन है, स्किन के अंदर ये गिल्स हैं, इस तरह से प्रोजेक्टेड है ये। और यहाँ पे गिल्स के पास पानी लिया जाता है माउथ के थ्रू, गिल्स के अंदर गया ये पानी और वहां से क्या किया इन्होंने? ऑक्सीजन यहाँ अंदर गई, अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं, डायरेक्ट एक्सचेंज हुआ गैसेस का और कार्बन डाइऑक्साइड वाला वाटर बाहर निकाल दिया, ठीक है। सिंपल मैकेनिज्म है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है इसका। गिल्स के थ्रू ये वाटर रिस्पायर करती है, माउथ के थ्रू वाटर अंदर गया और यहाँ गिल्स पे आया, गिल्स ने इसको ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो वाटर था वो बाहर निकल गया। क्लियर हुआ ये? अब हम बात करते हैं रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। अब जैसे सेम एज एनिमल्स में दिए, हायर एनिमल्स में देखा प्रॉपर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन उसमें एनर्जी भी हमें क्योंकि वहां पे ज्यादा चाहिए होती है अपना फंक्शन का। लेकिन इन केस ऑफ द प्लांट्स दे नीड एनर्जी बट उनको लोकोमोशन नहीं करनी होती है, उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना है। तो उनको उनके प्लांट्स के अंदर कोई पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कोई फिक्स मैकेनिज्म बहुत बड़ा नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑफकोर्स ये रेस्पायर करते हैं। ये भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, इन द सेल्स। लेकिन इनका जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है ये लेते ज्यादा है और जो ऑक्सीजन कम अमाउंट में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये ज्यादा लेते हैं। ऐसा नहीं कि ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, लेकिन जितना ये एब्जॉर्ब करते हैं वो अमाउंट बहुत कम है जितना ये रिलीज करते हैं, क्योंकि हम तो वही ऑक्सीजन यूज करते हैं ना जो ये प्लांट से रिलीज करेंगे। और ये हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो ये कहाँ यूज करते हैं? फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। ये अपना फूड बनाने के लिए उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया कि प्लांट्स के पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होता। तो अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक नहीं है तो इसके अंदर क्या फायदा है कि प्लांट का हर पार्ट अपने आप रेस्पायर करता है। लीव्स अलग करेंगे, स्टेम अलग करेगी, रूट्स अलग करेंगे, क्योंकि इनके पास एक ऑर्गन नहीं है। तो हर पार्ट, प्लांट का हर पार्ट क्या करता है? रेस्पायर करता है, ठीक है। तो इसमें वो क्या करता है? डिफरेंट पार्ट है तो डिफरेंट मेथड्स है अपना। डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट हैव डिफरेंट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन। स्टेम का अपना पार्ट है, वो जहां से वो ऑक्सीजन लेता है। लीव्स के पास अपना है और रूट्स के पास अपना है। तो अपने अपने तरीके से ये ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लीव्स में कि लीव्स के अंदर इसमें रेस्पायरेशन कैसे होती है। तो ये जो लीव्स है हमारा, ये इसका बैक साइड है, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस है ये आपका लीव उल्टा रखा हुआ है। जैसे सीधा हाथ होता है, उल्टा हाथ होता है। सीधा हाथ जो हथेली वाला जो साइड है हमारा, वो इसमें उस साइड पे अपर लोअर साइड में, लोअर एपिडर्मिस में
अगर हम ये थोड़ा सा पेल उठाएं और माइक्रोस्कोप में देखें तो वी आर एबल टू ऑब्जर्व अ नंबर ऑफ स्टोमेटास इसमें इनर साइड ऑफ द लीव्स। ठीक है, इस तरह से स्मॉल ओपनिंग वाला स्ट्रक्चर हमें क्लियरली दिख जाता है। वो हम लैब के अंदर करेंगे, उसमें माइक्रोस्कोप के अंदर करेंगे कि कैसे माइक्रोस्कोप में ये स्टोमेटास आपको इस स्ट्रक्चर में इस तरीके से आपको नजर आते हैं। ये आपका ओपन स्टोमेटा है, ये आपके इसमें क्या है, क्लोज स्टोमेटा है। ये आपका कैसा है, क्लोज स्टोमेटा है। ये बंद हुआ है यहाँ पे ये इसकी क्लियर पिक्चर बता रखी है ओपन स्टोमेटा की, और ये क्लोज स्टोमेटा है। ये जो ओपनिंग है इट इज कॉल्ड स्टोमेटा। ये जो स्मॉल ओपनिंग है इट इज कॉल्ड स्टोमेटा। ये जो सेल है इट्स गार्ड सेल। तो ये ओपनिंग और ये गार्ड सेल इकट्ठा मिलके ये क्या है, स्टोमेटा। ठीक है, ये जो स्मॉल ओपनिंग है ये स्टोमेटा है और इसको गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स। 2 गार्ड सेल्स होते हैं। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का, जो हमें यहाँ नजर आ रहा है ना, ये इसको इलेबोरेट करके यहाँ बता रखा है। ठीक है, ये सेल वॉल है क्योंकि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो सेल वॉल पक्का इसके अंदर बाहर प्रेजेंट है। ये क्लोरोप्लास्ट है जो इसको क्लोरोफिल दे रहा है। ठीक है, ये गार्ड सेल है, और ये जो बीच में सेंट्रल पार्ट है दैट इज बैक्यूल। आपको पता है प्लांट सेल के अंदर बैक्यूल ही मेजर पार्ट है, और ये इसका न्यूक्लियस है जो साइड में है, बिल्कुल जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है सेल के अंदर वो इसके अंदर है। ठीक है, तो आपको जब ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आंसर की आपको मैंने दिया है इसकी, तो ये डायग्राम आपको खुद से बनानी है। यहाँ से देख के, वीडियो से देख के डायग्राम बना लो या बुक से देख के बना लो, लेकिन अगर इससे देखोगे तो ज्यादा क्लियरली मैंने यहाँ पे बना रखी है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करोगे। अब बात करते हैं कि स्टेम्स। अब लीव्स का तो क्लियर हो गया कि दे हैव अ स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब स्टेम के बेचारे क्या करते हैं, स्टेम जो यंग स्टेम होते हैं दे हैव स्टोमेटा लाइक लीव्स। लेकिन जैसे जैसे स्टेम जो होता है हार्ड होता जाता है, जैसे जैसे वुडी स्टेम बन जाता है, हार्ड हो जाता है ज्यादा, तो उसमें स्मॉल ओपनिंग्स बन जाती हैं, दैट इज कॉल्ड लेंटिकल्स, डेवलप बिलो द बार्क फॉर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। बार्क होती है जो बाहर की आउटर कवरिंग होती है, हार्ड ब्राउन कलर की जो कवरिंग होती है ट्री के ऊपर, दैट इज कॉल्ड बार्क, और उसके नीचे स्मॉल स्मॉल पोर्स बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड लेंटिकल्स। अब उसमें नाम क्या दे दिया है, तो ओपनिंग उसमें लीव्स के अंदर वो भी है, स्टोमेटा भी, ये भी स्मॉल ओपनिंग है, लेकिन इन केस ऑफ द स्टेम दे हैव लेंटिकल्स। वो भी ओल्ड वुड स्टेम में हम इनको लेंटिकल कहेंगे। जो यंग स्टेम है उनके अंदर सेम स्टोमेटा ही होते हैं जैसे लीव्स के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर हुआ ये लेंटिकल्स है। ठीक है, उसके बाद रूट्स में, रूट्स के अंदर क्या है, रूट्स ऑलवेज एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, दे हैव रूट हेयर्स। वो रूट हेयर्स के थ्रू रेस्पायर करती हैं और डायरेक्टली एयर से लेती हैं फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, ये कहाँ से ले रही हैं, ये एटमॉस्फेयर से। रूट्स तो जमीन के अंदर है, तो एटमॉस्फेयर से कैसे लेंगी, तो ये क्या कहाँ से लेती हैं, सॉइल पार्टिकल में जो एयर स्पेसेस होते हैं। तो आपको पता है कि एयर स्पेसेस होते हैं, ये आप कैसे देख सकते हो कि जब आप किसी मिट्टी के ऊपर अगर पानी डालते हो तो कुछ बबल से निकलते हैं, तो वो ये प्रूव करते हैं कि उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एयर सॉइल के अंदर भी। ठीक है, तो ये उसे एयर स्पेसेस से जो सॉइल के अंदर एयर प्रेजेंट है वहां से रूट हेयर एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, और बाकी उसमें ताकि क्योंकि रेस्पिरेशन तो उसने करनी है। Plants that grow in swampy areas like mangroves। अब मैंग्रोव्स ऐसा दलदल वाला एरिया है जहाँ पे ऑक्सीजन का कंटेंट बिल्कुल कम है, ना के बराबर है। अब वहां पे ये रूट्स कैसे रेस्पायर करेंगी, दलदल वाला जो मैंग्रोव एरिया है वहां पे ये बिल्कुल उसमें ऑक्सीजन नीचे सॉइल के अंदर नहीं होती है, बहुत ही मतलब स्लोगी से बहुत ज्यादा इकट्ठा, मतलब जैसे आपको पता है कि अगर हम बहुत ज्यादा प्लांट्स को पानी दे दें तो वाटर क्लॉग बन जाता है, मतलब एकदम वहां पे पानी खड़ा हो जाएगा, तो जो सॉइल पार्टिकल है वहाँ उसको एरिएशन नहीं मिलती है, ऑक्सीजन नहीं वो ले पाते हैं। तो ये सेम चीज जब ये मैंग्रोव एरिया, वो तो सारा ही एरिया ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ वाटर ही वाटर है, तो वो सारा ऐसी एरिया, ऐसा प्लेस बन जाता है वहां पे ऑक्सीजन होती नहीं है, वहां ब्रीथ नहीं कर पाते प्लांट। तो उसके लिए दे हैव द एरियल रूट्स, दे हैव द एरियल रूट्स। प्लांट के स्टेम के ऊपर से ही ऊपर नीचे की साइड से रूट्स बनना शुरू हो जाती हैं, तो दैट इज कॉल्ड एरियल रूट्स हैं, जो कि एयर से ऑक्सीजन लेती हैं। ये स्पेशली सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंग्रोव एरिया में।
ठीक है। मैंग्रोव जहाँ पे दलदल होती है, कीचड़ होता है, जहाँ ऑक्सीजन का कंटेंट सॉइल में बहुत कम होता है, वहां पे ये एक मॉडिफिकेशन है इस एरिया के ट्रीज के अंदर कि वहां पे एरियल रूट्स ग्रो करती हैं। स्टेम में से वो ब्रांचेस निकलती हैं, लंबी लंबी ब्रांचेस निकलती हैं उसमें, और दैट वर्कड एज द एरियल रूट्स। वो एरियल रूट्स की तरह वो वर्क करती हैं और वो हेल्प करती हैं एयर से ऑक्सीजन लेने में, ठीक है। तो ये तो था आपका चैप्टर सारा, जिसमें आपने रेस्पिरेशन पढ़ी, ठीक है, उसकी नीड पढ़ी, उसके बाद टाइप्स पढ़े, और ह्यूमन बीइंग में कंप्लीट हमने रेस्पिरेशन कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म कैसे है, वो हमने कंप्लीट पढ़ा, ठीक है। अब हमने प्लांट्स का भी फिनिश किया। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड योर 3 चैप्टर्स। सो आई विल गिव यू along with this video, I'll give the answer key of the 3rd chapter, ठीक है। wherever diagrams are required you can draw it by yourself, ठीक है। I'll give the only the answer key, ठीक है। So complete it. Till then, thank you so much.